अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट के स्पेशल प्रोग्राम पे हम हाजिर हैं आपके लिए। वफाकी बजट 2025 और 26, इसी तरह सिंध का बजट जो आज पेश किया गया 2025 और 26। हम इस बजट के लिए स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं गुज़श्ता 3 रोज़ से, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मुसलसल के हम अपना जो है तमाम चीज़ें जो आप तक पहुंचा सकें, वफाक का भी और सुबह सिंध के बजट के हवाले से भी, जो हमारे ताजिर और सनतकार और दीगर जो भी सेक्टर्स हैं जिन पे कि टैक्सेस लगे या ख़त्म हुए उसके उनके क्या हाल है। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ को होस्ट होंगे जनाब हसनैन साहब। थैंक यू। और हसन भाई खैरियत से ना? ठीक ठाक। मैं ठीक, आप बताएं हाँ, कैसे? अल्लाह का करम है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आज अपने मेहमानों से आपको वो बातें जो कि उन पर मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, उनका जिक्र करें। तो मैं पहले अपने मेहमानों का आपके सबसे तारुफ करवा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो मेरे पहले मेहमान हैं आज एम रहमान साहब। एम रहमान साहब जो हैं ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट हैं, और अक्सर आप प्रोग्राम्स में आप मुझे इनको मेरे साथ देखते रहे होंगे, और अच्छा जानते हैं रियल सेक्टर पे वफाक में जो कुछ भी रिमूव किया है या उस पर ऐड किया है, वो हम एम रहमान साहब से ही जुबानी सुन्नत पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब फारूक अहमद साहब। फारूक अहमद साहब जो हैं ये चेयरमैन है पाकिस्तान टेनरीज गारमेंट्स मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। इसके अलावा इनका दूसरा तारुफ भी है, सीईओ है ये मदीना ओसस लेदर गारमेंट्स डाटा पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। मैंने सही पढ़ दिया ना जी? डाटा पेपर विल मिल्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। खैर, तो फारूक अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हो। फारूक अहमद साहब बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर कमिंग, और मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में आप जी बिल्कुल हो रहे हैं। तो दोनों मेहमान आ चुके हैं। हसनान आप बिल्कुल। मैं आप आज हल्ला बोल रहे हैं। बिल्कुल आज लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा तवाजुन के साथ बजट पेश किया और बड़ी कॉशियस अप्रोच सिंध गवर्नमेंट ने अपनाई है। हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया उसके ऊपर बड़े जो माशी तज्जियाकार थे उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए। पूरे पाकिस्तान से तनकीद हुई कि गरीबों के लिए उस बजट में कुछ नहीं है, और उसके ऊपर एटम बम गिरा दिया उस खबर ने कि कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेट के मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा, वो एटम बम बनकर गिरा आवाम के ऊपर, और आवाम ने उसके ऊपर भी काफ़ी तनकीद की। अब सिंध गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है और सिंध गवर्नमेंट ने भी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा किया है, पेंशनर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया है, लेकिन बजट में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। रहमान साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा ताल्लुक आपका होता है, ज़ाहिर आप रियल इस्टेट सेक्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं। सर ये बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के बजट को? उसमें रियल इस्टेट सेक्टर को भी रिलीफ दिया गया है, आपके सेक्टर को खास तौर पे रेवेन्यू बढ़ सकता है आपके सेक्टर की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, फेडरल जो बजट पेश किया गया है इसमें रियल इस्टेट के लिए कुछ तो अच्छी न्यूज़ें आई और कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। और हमेशा की तरह बजट में आप जो हैं कोई ऐसा शोशा छोड़ते हैं कि उसमें जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी अपना तशवीश में इजाफा हो जाता है। एक जो अच्छी चीज़ की गई वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की गई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऊपर जो लगाई गई थी। उसका ऐलान तो पहले ही कर दिया था प्राइम जी, मिनिस्टर ने। ऐलान पहले कर दिया था लेकिन ख़त्म इस बजट में की गई। उसके बाद जो सेकंड चीज़ थी वो एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रियल इस्टेट का कोई अपार्टमेंट, कोई घर, कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए जिसकी जो अपना मोहल्ले वो जिसका है वो 2000 स्क्वायर फीट तक होगा या 240 गज़ का घर होगा, उसके लिए आसान लोन स्कीम के तक कर्ज दिए जाएंगे और वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को दिए जाएंगे, जिसकी वजह से रियल इस्टेट मार्केट चल सकती है। और ये हमारा एक देरीना मुतालबा था कि इस काम को किया जाए। उसके साथ साथ जो विद होल्डिंग जिसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं फ्रॉम सेलर फ्रॉम परचेज़र, उसमें इन्होंने क्या किया कि पहले एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसमें उन्होंने हमसे तजावीज़ मांगी थी, और उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि इन दोनों को 1% किया जाएगा। पहले जो थी वो मुख्तलिफ स्लैब में इसके 3%, 3.5% है, 4% है, इसी तरह दूसरे में भी इसी तरह स्लैब्स थे। लेकिन उसके बरक्स जो कैपिटल गेन टैक्स था वो परचेज़र की जो परचेज़र है उसके लिए 1.5% कम किया गया और सेलर के लिए 1.5% बढ़ा दिया गया, यानी कि वो उसकी शरह सेम ही रहेगी लेकिन उसको डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, अब जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि रियल इस्टेट सेक्टर के ऊपर एक ऐसी कदगन लगा दी गई है
जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है। आप दुनिया के 200 ममालिक का मुताला करें, आप यूएई के कानून का मुताला करें, आप यूएसए के कानून का मुताला करें, आप तुर्की के कानून का मुताला करें, या किसी भी दुनिया के मुल्क का जो आपके रीजन्स के हैं, एक तो इन्होंने क्या किया कि जो नॉन फाइलर है वो कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता, और जो परचेज कर सकता है वो भी एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि एलिजिबल बायर। अब जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो पाकिस्तान की आबादी है इस वक्त 24 करोड़, ठीक है। उसमें से जो लास्ट ईयर जो हम फाइलर्स थे, जिन्होंने अपनी फाइल्स अपना जमा करवाई, अपने सासे डिक्लेयर किए या बताए, वो है 58 लाख। 58 लाख में से 40% ऐसे थे जिन्होंने फाइलर में नील शो किया, ज़ीरो आमदन यानी कि ज़ीरो टैक्स शो किया, कुछ नहीं दिया उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। अब जब हम 40% निकालते हैं तो बैलेंस जो बचते हैं वो 33,80,000, यानी कि 25 करोड़ आबादी में से अगर कोई रियल इस्टेट की कोई अपार्टमेंट, कोई घर या कोई ज़मीन बाय कर सकता है, वो 33,80,000 पाकिस्तानियों बाकी बचे बस। अब 33,80,000 में से भी उन्होंने एक नई कदगन क्या लगेगी, एलिजिबल बायर, यानी कि एक एफबीआर का जो ऑफिसर है, आप प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले उसके पास जाएंगे, वो एक तरह का इलाका एसएचओ होगा, और उस एसएचओ के सामने आप साबित करेंगे, चाहे कैश की सूरत में, चाहे वो आपको एनओसी गोल्ड की सूरत में, चाहे अपना किसी भी असासे की सूरत में, उसको बताएंगे कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद है और मैं प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूँ। वो फिर जनाब हजरत आपको एनओसी जारी करेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के 200 ममालिक में कहीं मौजूद ही नहीं है। अभी आप गूगल पे जाके सर्च कर लें, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में देखेंगे भाई ऐसी शर्त किस जगह पे लगाई जाती है, यानी कि इवन आप कोई इंडस्ट्री भी लगाएगा तो पहले वो तो ज़मीन परचेज करेगा ना, या फैक्ट्री परचेज करेगा, तो उसको भी पहले अपने आप को एलिजिबल साबित करना है उस एसएचओ के सामने जाके कि भाई मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है ना। इसके बाद कोई चले ज़राई ज़मीन भी लगा दें तो ज़राई ज़मीन पे भी ये कदगन आएगी कि कोई ज़रात लगाने के लिए ज़मीन परचेज करेगा तो उसको भी एलिजिबल होना चाहिए। वहाँ भी फाइलर नॉन फाइलर, हाँ, वहाँ भी फाइलर बिल्कुल, तो क्यों नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कैसे काम करते हैं कि ऐसा शोशा छोड़ते हैं जिसमें बिजनेस कम्युनिटी में परेशानी की लहर आ जाती है। उसके बाद आपने एक और जो चीज़ की कि आपने एफबीआर को जो आप अख्तियारात देने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आज शदीद आवाज़ें भी एफपीसीसी से भी उठी, चैम्बर से भी उठी, दीगर तजारती तंजीमों से भी उठी कि आप उसको अख्तियारात दे रहे हैं गिरफ्तारी के। अब ये सिविल मैटर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, आपको टैक्स पे करती है, टैक्स पे करने में से कमी बेशी हो सकती है, उसमें कुछ आपको ज़्यादा जा सकते हैं पैसे, कम जा सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी के साथ ऐसा रवैया बाइस शर्म है। यानी कि आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बिजनेस चलेगा। अगर बिजनेस होगा तो आपको टैक्स मिलेगा, अगर बिजनेस नहीं होगा तो आपको कैसे टैक्स मिलेगा। चले बिजनेस होगा तो टैक्स मिलेगा और बिजनेस नहीं होगा तो टैक्स कैसे मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फाइलर और नॉन फाइलर का भी मसला आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आपसे गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। मेरे ख्याल में फारूक साहब काफ़ी देर से खामोश बैठे, तो हम इनकी बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फारूक साहब, मैं करूँ? बिल्कुल कर लें। फारूक साहब, लेदर गारमेंट्स, एक ज़माना था कि पाकिस्तान का लेदर सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट भी होता था, लेदर गारमेंट्स में पाकिस्तान अच्छा था। अब चाइना ने उसकी जगह ले ली। इस वक्त ये बताइए कि सूरत हाल क्या है आपके अपने सेक्टर के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल भाई, आपने बुलाया। थैंक यू। फर्स्ट टाइम आया हूँ आपके प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आते रहेंगे इंशाल्लाह। आते रहेंगे। बिल्कुल जी, लेदर हमारा किसी ज़माने में हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स थे। फर्स्ट हमारी टेक्सटाइल और सेकंड हमारा लेदर हुआ करता था, जो कि अब थर्ड नंबर पे। लेकिन अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि इन फ्यू मंथ्स और माइट बी नेक्स्ट ईयर हम फिर फर्स्ट पे आ जाएंगे। लेकिन अगेन बात ये है कि हुकूमत कभी भी बिजनेस फ्रेंडली हुई ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बेसिकली मसला क्या है कि जो पॉलिटिशियन है वो बिजनेसमैन नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स तंग करने वाले हैं। हमारे यहाँ जो इदारे बनते हैं बिलाल भाई, वो आपको पता है कि वो बिजनेसमैन को तंग करने के लिए बनाते हैं, ना कि उनको फ्रेंडली बनाया जाता है। जैसे मैं अभी यूरोप का घूम के आया हूँ और हमारे ये इदारे, ये भी लोग जाते हैं बाहर देख के,
मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये क्या देख के आते हैं वहाँ पे, और अगर देख के आते हैं तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं वो तफरी करते। वो मेरे ख्याल तफरी से जो वो देख के आते हैं उसका उल्टा करने की कोशिश करते उसका उल्टा यहाँ वो पे तफरी कर रहे होते हैं, वो तो ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं रहे होते ना, तो उनको क्या होता पड़ा। मैं अपने लेदर सेक्टर की बात करूंगा कि हम एक क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, एक बाउंड्री वाल में ऐसा ही। हमारी इंडस्ट्री है, कितनी इंडस्ट्री होगी आज तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान? टोटल तो ऑल ओवर पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कराची की बात करूंगा हाँ। कि कराची में हमारी 365 इंडस्ट्री हैं जो एक ही उसमें है, ये बाउंड्री तादाद वाल बढ़ी में। है या कम हुई है अभी गुज़श्ता तो- 1-2 सालों में? जी मैं वही बता रहा हूँ आपको, उसमें से अब जो रह गई हैं 165 इंडस्ट्री रह गई हैं 365 से, और उससे भी आप समझे कि ऑलमोस्ट 10 to 20% तो बंद होने के उस पे हैं। लेकिन दूसरा ये भी है कि क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ज़्यादा फैसिलिटीज दे रही है और इंडस्ट्रीज वहाँ भी Shift move हो हो रही है, शिफ्ट हो रही है कराची से। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स, बिलाल भाई आप तो आई हैं हमारे इलाके में, आपने देखा है। बिल्कुल, हम तो वहाँ सेवन जब सेक्टर, जाते हैं तो हम खुश होते हैं कि हम सफारी कर रहे हैं, हम्म, ऐसे रोड्स हैं कि अफगानिस्तान में घूम रहे हैं। अब तो अफगानिस्तान भी अच्छा हो गया। बिल्कुल तो बात ये कि जब तक बिजनेसमैन को फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं देंगे, उनके साथ कोऑपरेट नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तो मुल्क तरक्की मतलब कि नहीं कर डिक्रीज सकता। हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। आप अगर आप 1947 से ले लें और आज देखें हम 2025 में बैठे हैं तो हम नीचे गए हैं। आप लेदर गारमेंट्स हैं तो कितनी एक्सपोर्ट है लेदर गारमेंट्स की? सर लेदर की तकरीबन 700 अरब रुपए की एक्सपोर्ट रह गई है, जो कि पहले रुपए या डॉलर? डॉलर में, जो किसी जमाने में 1100 अरब की थी। $700 $700 बिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर, और रुपए होंगे सर, 700 नहीं, अरब रुपए होंगे, बिलियन डॉलर है डॉलर। तो हमारे टोटल तो ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तो हमारे यहाँ ये कभी 1100 मिलियन थी, आज देखें हम मिलियन होंगे, बिलियन नहीं। 1100 हाँ मिलियन, मिलियन है, बिलियन नहीं, 1100 millions, अरब रुपए millions। की आप शायद जी बिलियन हो और गए। अभी अब 700 अरब। बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि अभी जो बजट आया, इस बजट में आपके सेक्टर के लिए क्या बेनिफिट्स है? बिलाल भाई ऐसा सच तो हुकूमत ने कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया हमारे बजट में। टैक्सेस हम वगैरह में हम इजाफा, चाह रहे थे कमी। कि टैक्स में शायद कमी हो, बल्कि उन्होंने और 18% लगा दिया। EFS तो आप पे है? जी EFS भी है। EFS की सहूलत तो है आपके पास? ERF की है, EFS की नहीं है। क्यों, एक्सपोर्ट के लिए तो दे रहे हैं ना EFS। तो हमारे यहाँ क्या किया इन्होंने कि 18% और लगा दिया। बिजली का बिल आपके सामने है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये बिजनेसमैन को तरक्की नहीं करने दे रही। और पानी की भी प्रॉब्लम में आपकी पानी तो है ही नहीं हमारे यहाँ, आपको पता है कराची में हम तो पानी टैंकर टैंकरीज माफिया और चल रहा है। टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी पानी की, की, बिल्कुल पानी सही। की। और अगर पानी अगर ना लगे जो एक बदबू फैलती है, एक गंदगी फैलती है, तो मेरे ख्याल में आप लोग टैंकर खरीदते अब तो होंगे। इन्होंने, हम तो टैंकर खरीदते हैं और अब हमने ये किया कि पहले ड्रिलिंग कर रहे थे, अब ड्रिलिंग पे भी टैक्स लगा दिया है। वो तो लाइसेंस लेना पड़ता है ना तो आपको। वो भी लाइसेंस ले। लाइसेंस। जनरेटर, बिजली नहीं है, अगर जनरेटर चला रहे हैं जनरेटर का आप उनको पैसे दें, तो मतलब तंग करने वाली बात है। और सर दोनों बजट हमने देखे, फेडरल गवर्नमेंट का भी और सिंध गवर्नमेंट का भी, जो कराची का पानी का मेन मंसूबा है K4 के नाम से जो जाना जाता है, उस पर कोई खास बात की नहीं गई है दोनों बजट में। K4 पे आज तक बात नहीं हुई ना इन्होंने। फेडरल गवर्नमेंट ने की, ना सिंध गवर्नमेंट ने उस पर खास बिल्कुल सही तवज्जो बात, दी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या कहेंगे सिंध गवर्नमेंट के हिसाब से? क्या कहेंगे सिंध गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर की कोई? सर सिंध गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही इंफ्रास्ट्रक्चर बात की में तो उन्होंने बिल्कुल नहीं फेल है मेरी नज़र में। अगर मेरी राय लें तो सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल, आपके सिर्फ 2-3 इलाके हैं जो आपको नजर आएंगे, बाकी आप किसी इलाके में चले जाएं, कहीं हमारे सामने रहमान साहब तो बैठे हैं, इनको ज़्यादा पता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिंध गवर्नमेंट का बिल्कुल फेल है। अच्छा, आपके यहाँ एक चीज और भी थी ना, जैसे कि काटी, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जी बिल्कुल, आप उसी के अंदर आते हैं जी ना? उसमें भी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सूबाई गवर्नमेंट एक 25-25 करोड़ रुपए की देती है ना, ग्रांट देती है मिलाकर, जिससे कि तरक्याती काम आप लोग खुद कराते हैं काइट लिमिटेड के थ्रू। काइट के थ्रू, काइट के थ्रू करते हैं। तो आप पहले तो मेरे ख्याल जुबैर हबीब थे, आज जुबैर शाह साहब, जुबैर शाह साहब थे, अभी भी वही। अभी भी वही है। तो क्या हुआ बताया, तो आपको पैसे मिलते हैं? इसका तो आप लोग ऐसा खुद हुआ- क्यों नहीं काम कराते? मैं वही आपको बिलाल भाई बताता हूँ कि इसका लास्ट टाइम हम वज़ीर आला कायम अली इनसे मिले थे, अपने जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह साहब, तो इनसे यही बात हुई कि लेकिन भाई- मुराद पूरी नहीं हो रही है। खैर, इनसे यही बात हुई कि भाई आप थोड़ा सा इस तरह करें कि देखें, आपका जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो बनाते हैं, 6 महीने बाद रोड वही टूट जाते हैं। जी। तो इस दफ़ा आप हमें आजमाएं। आप जुबैर शाह साहब हैं हमारे काटी के जो चेयरमैन थे और पैटर्न इन चीफ, डिप्टी पैटर्न इन चीफ हैं, उनसे यही उन्होंने मीटिंग की। तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम हमें वो दिए पैसे
जिसमें लेदर सेक्टर के थे तकरीबन 27 करोड़ रुपया। नहीं, ये काम कराने की जिम्मेदारी तो काइट की है ना। मैं उस वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ। तो ये काइट को पैसे दिए गए, काइट ने जो रोड बनाए, आप ये देखेंगे पिछले 2 साल से कितनी बारिशें हुई हैं। आप यकीन करें कि बिलाल भाई वो रोड आज तक कायम दायम है, वो रोड बिल्कुल नहीं टूटे। यही चीज़ हमने सिंध गवर्नमेंट को बताई, मुर्तज़ा वहाब साहब को बताई कि आपने देखे ये हमने काम करवाया, काइट ने काम करवाया, और आप इस काम को देख लें और जो रोड आपकी गवर्नमेंट बनवाती है उसको देख लें, दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि इसी तरह आप रखें, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे साइट एसोसिएशन है, काटी है, इसी तरह इन एसोसिएशंस को आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दें, वो अपना काम खुद करवाएं और उनसे आप उनका ऑडिट करें, उनसे आप चीजें लें। मतलब कि मसला हल हुआ थोड़ा सा जी, उसमें मतलब ये फार्मूला कामयाब रहा। ये फार्मूला कामयाब। नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिला जारी है। बजट के स्पेशल मतलब के सेशन है। हसनैन मेरी हमरा है। जी हसनैन, थोड़ा वक्फे के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद बढ़ाएंगे और मजीद गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और बजट पर चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल हम एक मैराथन ट्रांसमिशन के जरिए तमाम तरह का तमाम तरह दादोशुमार जो भी वफाकी बजट के अंदर पेश किए गए हैं, आज सिंध गवर्नमेंट का बजट आया, KPK गवर्नमेंट ने आज बजट पेश कर दिया है, वो तमाम हकायक अपने नाजरीन तक आसान अल्फाज में उनको समझाने के अंदाज में हम पेश कर रहे हैं। और हमारी पॉलिसी है चैनल की कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनके लिए बजट में असल में हो क्या रहा है, अवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के लिए क्या कुछ गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है। तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन है आरिफ हबीब लिमिटेड ग्रुप्स के। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि आपने फेडरल गवर्नमेंट का भी बजट देखा, सिंध गवर्नमेंट का भी बजट देखा, और जो हमारी माशी हालत है इस वक्त पाकिस्तान की, गवर्नमेंट कहती है कि हम बैक ऑन ट्रैक आ गए। सर असल हकाइक है क्या, आप क्या समझते हैं और बजट को किस तरह से देखते हैं सर जो पेश किया गया? आई थिंक जैसे कि 2 साल पहले पाकिस्तान जो है बिल्कुल डिफॉल्ट की नैश पे पहुंच गया था, उससे लेके अब काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है, काफ़ी बेहतरी आई है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान ने अचीव कर ली है। इन्फ्लेशन जो 39% चला गया था, आपने देखा पिछले महीने 0.5% पे आ गया था, और अब इस साल में उम्मीद है कि जो है इस पूरे साल के अंदर कोई 6% के करीब रहा है, अगले साल जो है वो कोई 6 और 7 के दरमियान रहेगा। रुपए में जो है वो पिछले कोई 1.5-2 साल से जो है वो स्टेबिलिटी है, रुपया मुस्तहकम है। इसके पहले मुसलसल रुपए की कदर में कमी हो रही थी और ज़ाहिर है वो इन्फ्लेशन का और महंगाई का बायस बन रहा था। फिर इसके बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आए हैं और फर्दर भी मैं समझता हूँ कि कमी की जो है वो गुंजाइश है। तो ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी के एनवायरनमेंट में, अभी हम ये कहते थे 2 साल पहले कि पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए जो है वो हेडविंड्स चल रही थी, बातें मुखालिफ चल रही थी। अब जो है पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए जो है वो टेल विंड है कि बातें मुवाफिक चल रही है। तो यूं जो है वो ये बजट जो है उस बैकग्राउंड में जो है वो दिया गया है और इसमें मैं इस बजट को जो है ग्रोथ ओरिएंटेड और फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट कहूंगा। ग्रोथ ओरिएंटेड इस तरह के उन्होंने अब जो है वो ग्रोथ टारगेट 4.2% का रखा है, जो पिछले साल 2.68 काउंट यानी अंदाजा है जो करंट ईयर का, और उसके लिए फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कुछ मराद दी हैं। कुछ ये फाटा पाटा में जो अब्यूज होता था और जो लोकल इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से नहीं चल पा रही थी, उसके बारे में भी इकदाम जो है उन्होंने किए हैं। फिर इसके बाद जो इंटरेस्ट रेट गिरा है और अभी उम्मीद है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और गिरेंगी, कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट की है और मजीद जो है वो उनकी कमिटमेंट है। और फिर चूंकि इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस भी गिरे हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम होगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ने की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है वो कम होगी, तो फिर इंडस्ट्री जो है वो जरा वायबल हो जाएगी। तीसरा जो बड़ा मसला है वो है हाई टैक्सेशन का। तो हाई टैक्सेशन में कोई खातिर ख्वाह गवर्नमेंट ने कमी नहीं किया। उम्मीद की जाती थी कि वो कम से कम ये है कि सुपर टैक्स को खत्म कर देंगे या उसमें कुछ सिग्निफिकेंट कमी लाएंगे, बट उन्होंने बहुत ही एक सिंबॉलिक टाइप का जो 0.5% की कमी की। इसी तरह वो सैलरी क्लास के ऊपर जो है वो टैक्सेस में कमी की जो है वो
उम्मीद थी कि वो ज्यादा करेंगे, लेकिन वो बहुत ही उन्होंने जो किया वो कम किया। तो जनरली मैं समझता हूँ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के डिविडेंड है, ये नए साल में उम्मीद है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को मिलेंगे और उससे जरा इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है वो बेहतरी आएगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेहतरी आएगी तो रोजगार के मौके बढ़ेंगे, उजरत में इजाफे के जो है वो चांसेस जो है वो बेहतर होंगे। तो आरिफ भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने कहा ना कि बिजली के जो कीमतें कम हुई, इसके और भी कमी के लिए जो है गवर्नमेंट जो है वो कोशिशें कर रही है, आईपीपी से मुज़ाकरात कर रही है। मुझे ये बताया आरिफ भाई कि इसके बावजूद तो सोलर पैनल, जो कि एक आम आदमी उसकी तरफ राग़िब हो रहा था, कि चूंकि ऑल्टरनेट एनर्जी का एक पार्ट था, उस पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया। ये सही फैसला है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। इससे पहले मैं इसका आपका जवाब दूं, मेरी पिछली बात के 2-3 जुमले में पूरे कर लूं, ताकि मैं जो जिस बैकग्राउंड में बात कर रहा हूं वो जो है नाजरीन को जरा उसका सही इदराक हो। और दूसरा जो इस बजट के अंदर सबसे अच्छी बात है, ये जो मैं कहता हूं कि जो है फिस्कल कंसोलिडेशन है। तो हमारा जो है 2 साल पहले जो हमारा बजट डेफिसिट है वो 8% ऑफ जीडीपी था। अब इन्होंने इस साल में 3.9% ऑफ जीडीपी रखा है, जो 5 ट्रिलियन रुपीस के बराबर हो। अगर वो 8% होता तो वो इस वक्त ये है कि हमारा खसारा बजट का वो हमें 10 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो करना पड़ता। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है कि दूसरा एक होता है जो प्राइमरी सरप्लस है। कई सालों के बाद हमने प्राइमरी सरप्लस की है कि अगर आप जो है वो हमारा सूद का जो खर्चा है उसको निकाल के आपकी जो इनकम और एक्सपेंसेस है उसका डिफरेंस जो है वो प्राइमरी सरप्लस या डेफिसिट गिना जाता है। तो वो पहली मर्तबा करंट ईयर में जो है वो प्राइमरी सरप्लस आया है और अगले साल के लिए भी इन्होंने अच्छा प्राइमरी सरप्लस किया। तो यूं ये हमारी जो मईशत की इस्तेहकाम के लिए आई थिंक ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। जो आपने सवाल किया है कि जो है वो सोलर पैनल के सिलसिले में, तो सोलर पैनल के सिलसिले में जो है वो जो उन्होंने रीजन दिया है इसका, नो डाउट कि ये जो लोग बहुत बड़ी तेजी से जो है वो सोलर पैनल लगा रहे हैं और ये जो हाई एनर्जी प्राइस का मुकाबला खास तौर पे आम लोग जो है वो ये उसके जरिए जो है वो कर रहे हैं। तो उसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट की फिर खपत जो है वो इलेक्ट्रिसिटी खपत कम हो रही है और कम हो रही है, तो उनके लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो किसी न किसी तरीके से वो ये कोशिश करते हैं कि इसमें जो है जरा ठहराव आए। तो ये जो इन्होंने इंपोर्ट पर सोलर बढ़ाया, वो कहते हैं कि लोकल जो है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि लोकल जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स था पहले और है, तो अब उसका ना होने की वजह से लोग जो है वो ज्यादा इंपोर्टेड पैनल को प्रेफर करते हैं। तो उसको अच्छी करने के लिए उन्होंने किया, लेकिन उनको इकदाम गवर्नमेंट को ये करने चाहिए थे कि सोलर पैनल जो है वो बजाय महंगे होने के वो अर्जा कीमतों पे जो है वो अवेलेबल रहें लोगों को, ताकि लोगों के ऊपर से जो हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का बर्डन जो है वो कम हो। जी आरिफ साहब, मेरे साथ एक रियल एस्टेट सदर है ऑल कराची रियल एस्टेट के, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे जो गवर्नमेंट ने जो भी इकदाम किए उसके हवाले से कुछ उनके तवज़ात है, वो खुद आपसे कुछ सवालात करना चाह रहे थे। जी आरिफ हबीब साहब, देखें इस दफ़ा जो है ना एक इन्होंने बजट में ज़्यादती की है। वो ज़्यादती ये है कि जो आपने दो तीन चीज़ें बताई रियल एस्टेट के लिए, जैसे एक पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम की, वो भी अच्छी बात है, लेकिन एक इन्होंने नई जो शर्त लगा दी एलिजिबल बायर की कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो पहले आपको FBR ऑफिसर के सामने पेश होना होगा और आपने असासे वगैरह जो भी उसको बताने होंगे और उसको साबित करना होगा कि आप एलिजिबल बायर हैं, तो फिर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। अब जब आप कैलकुलेशन करते हैं, मैंने अभी पहले भी बात की कि हमारी अगर 24 करोड़ आबादी है तो उसमें से जो लास्ट ईयर फाइलर्स थे वो 58 लाख थे। 58 लाख में से 40% नील शो किया, ज़ीरो शो किया, उसमें से बचे 33,80,000। अब 33,80,000 में से भी वो एलिजिबल बायर बनने से पहले उसको साबित करना पड़ेगा कि ये मैं प्रॉपर्टी परचेज़ करता हूँ।
तो इस सेक्शन की वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट सारी कोलैप्स कर जाएगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी आरिफ साहब। जी, आई थिंक ये इन्होंने जो इस बजट में प्रपोज किया है वो एनेबलिंग लॉ प्रपोज किया है, और उस एनेबलिंग लॉ के तहत जब तक हुकूमत जो है वो इनको अलाउ नहीं करेगी, वो ये जो लॉ है उसको वो लागू नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि इसका एक थ्रेशोल्ड होगा। थ्रेशोल्ड ये होगा कि वो अमाउंट हुकूमत फिक्स करेगी कि ये वाला जो कानून है वो एक अमाउंट से ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा और लागू होगा। तो उस पे जो है वो प्रपोजल ये है कि 50 मिलियन रुपीस तक की ट्रांजैक्शन जो है इस पे ये कानून लागू ना हो। और तो उससे ये हो जाएगा कि बहुत मिडिल क्लास और जो 5 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बायर उससे मुस्तस्ना रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें इसकी वर्डिंग्स हैं, इसमें एक और चीज है कि इसमें जो बैंक लोन अगर कोई लेता है तो वो बैंक लोन की प्रोविजन नहीं है, तो वो बैंक लोन की प्रोविजन के बारे में उनसे बातचीत हो रही है कि उसको वो इनकॉर्पोरेट करे। तीसरा ये है कि ये कोई अथॉरिटीज खुद जो है वो ये ना चेक करें कि जो है वो एलिजिबल बायर है और वो अपना वेल्थ स्टेटमेंट उनको दिखाए या करे। इसके लिए ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट जो है वो उसके लिए काफी होगा। तो ये आई बिलीव कि इसकी बातचीत जो है वो कॉम्पिटेंट फोरम से जो है वो इनिशिएट होगी, एंड आई बिलीव कि इसके बाद फिर गवर्नमेंट उनको अलाउ करेगा। ये कुछ महीने पहले भी ये अटेम्प्ट किया गया था और उस अटेम्प्ट में काफी उनसे डेलिब्रेशन हुई और वो डेलिब्रेशन की वजह से वो डिफर हो गया था, और उस वक्त वो कमेटी ने ये कहा था कि बजट के वक्त देखेंगे। तो अब उन्होंने इसको ये प्रपोज किया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस हालत में अभी है इसमें अगर वो इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो आई बिलीव के पार्लियामेंट उसको जो है वो अप्रूव करेगी और गवर्नमेंट जो है वो उनको अलाउ करेगी, क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनको कहा था कि इसको आप रोक दें और अब ये दोबारा इसको लाएं। तो ये आई थिंक इस पर डायलॉग होगा, और मुझे लगता है कि जो फाइनल एक्ट बनेगा तो वो एक्ट ऐसा बनेगा कि जिसमें लोगों को वो मुश्किलात ना हो जिन मुश्किलात की आप निशानदेही कर रहे हैं। अच्छा आरिफ साहब, ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा था मैं, आपकी इजाजत दो तो। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल कि इसराइल ने अमेरिका पे ईरान पे हमला कर दिया, उस हमले की वजह से आज स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट्स के करीब जो है वो गिर गई और मतलब कि नीचे आई है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये तनाज़ा मजीद बढ़ रहा है तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक पर क्या असर पड़ेगा? आई थिंक इसका बुरा असर पड़ेगा, और पहला जो बुरा असर ये है कि ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनली जो बढ़ी हैं, तो हम जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं या हम नए साल में ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइस नीचे आएंगी, तो उसमें एक फैक्टर ये है कि फ्यूल प्राइसेस जो है वो अब कम हो गई हैं पिछले साल के मुकाबले में। तो वो जो फ्यूल प्राइसेस से कमी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्राइस नीचे आएगी, और उसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस भी है। तो हमारे जो आपने देखा होगा कि क्वांटिटी वाइज हमारा ऑयल जो है पिछले साल से ज्यादा आया है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो हमें कॉस्ट कम पड़ी है। तो उसकी वजह से हमें हमारे डॉलर्स के रिजर्व पे इतना बुरा असर नहीं पड़ा। तो अगर ये कोई मामला अगर अल्लाह ना करे बढ़ता है और अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो फिर वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो बैडली अफेक्ट करेगा, और फिर जाहिर है उसकी वजह से फिर स्टॉक मार्केट के पर भी बुरा असर आ सकता है। सर आखिर में बस एक चीज़ और बता दिएगा कि ज़ाहिर है आप इन्वेस्टमेंट को भी देखते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर है और जो पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर है, सर इस वक्त पाकिस्तान की मौशी कंडीशन को देख के इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं? क्या वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं? क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? सर कोई पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए? नहीं, आई थिंक अभी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बहुत ज्यादा एपिटाइट नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में के 3 बड़े मसले हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इस वक्त ज्यादा वायबल नहीं है। एक तो ये है कि हाई इंटरेस्ट रेट जो अभी 22% से 11 हो गया, लेकिन 11 भी हाई साइड पे है। दूसरी वजह ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का हाई होना जो रीजन में सबसे ज्यादा है, उसमें जब तक कमी नहीं आती उस वक्त तक,
और तीसरा जो है हाई टैक्स रेट होना। ये जब तक ठीक नहीं होंगे नई इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा की एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए। इन चीजों को ठीक होना होगा जो है नई इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत सारे सेक्टर्स में आइडियल कैपेसिटीज हैं, मतलब वो अंडर यूटिलाइज्ड है। तो अगर पहले तो जो है जो मुख्तलिफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, स्टील, ग्लास, केबल्स एक्सेट्रा, ये सारे जो है टेक्सटाइल, इन सब में हमारे पास अनयूटिलाइज कैपेसिटीज अभी हैं। तो जाहिर है पहले तो वो यूटिलाइज हो तो फिर नई इन्वेस्टमेंट का केस बनेगा। तो उनकी यूटिलाइजेशन पहले होना और फिर जो मैंने बताया चीजें जब वो ठीक होंगी तब नई इन्वेस्टमेंट जो है का केस बनेगा। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे और आपकी गुफ्तगू सुनी। ये आरिफ हबीब साहब थे जो कि आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। इनकी गुफ्तगू सुनी, मेरे ख्याल पे फारूक साहब काफ़ी देर से खामोश भी बैठे थे। फारूक साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी तो अंदाज़ा तो हो गया कि काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं और काफ़ी बड़ा ग्रुप भी है। ये कुछ मुतमईन नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। हबीब साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं और पायनियर्स पॉजिटिव जो शक्ल दिखाई है और हमें बेसिकली पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। लेकिन अगेन बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट चलती नहीं है, उनको टेनोर पूरा नहीं करने दिया जाता। सबसे बड़ी वजह ये, जब तक देखे कोई भी काम किया जाता है उसको उसकी एक टाइम लिमिट होती है, उसको एक टाइम चाहिए होता है। हमारे यहाँ तीसरे साल दूसरे साल हुकूमत चली जाती है और साथ ही उनकी पॉलिसियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो आरिफ हबीब साहब ने जो कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ये भी एक मेन इशू है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक खराब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक लॉ एंड ऑर्डर की ये बाकी जो चीज़ें हैं ये भी उसकी वाजिब मिसाल गवादर है कि गवादर अभी तक देखें एग्जैक्टली उसके बाद आप देखें ना कि ग्वादर में चले वहां तो आनी चाहिए इन्वेस्टमेंट जो कि बनाई इसके लिए। अगेन वहां क्यों नहीं आ रही कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। हम जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर को फ्रेंडली माहौल नहीं मिलेगा, उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए इस वक्त ये जो हमारा रीजन है बाबर भाई, हमारा रीजन इस वक्त आप ये कह लें कि सोने की चिड़िया है। बिल्कुल है लोगों के लिए। बिल्कुल। क्यों कि यहाँ काम है या बिजनेस है या ग्रू में जो भी आएगा इन्वेस्टर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। पाकिस्तान की मार्केट भी बड़ी है, पाकिस्तान की मार्केट भी बड़ी है। फिर इसके साथ नेबरहुड्स हैं जहाँ पे वो चीज़ें सेल हो सकती हैं। यूरोप आपका इस वक्त ख़त्म हो चुका है, अमेरिका का हाल आप देख रहे हैं। तो हम इस वक्त ये जो अभी इन्वेस्टमेंट हमारे रीजन में आनी है, लेकिन हमारे रीजन में क्यों नहीं आ पा रही। हमने बहुत पहले तरक्की करनी थी लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे। वजह ये कि हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है। हम अपने मुल्क को खुद अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं। तो जब तक ये ठीक नहीं करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं सकती। बिल्कुल सही। देखिए हम किसी कंट्री में जाते हैं, हम कहते हैं कि वहां जाके इन्वेस्ट करें, सबसे पहले हम वहां देखें कि हम सिक्योर कितने हैं। अच्छा, लाइव स्टॉक भी तो हमारे यहाँ तरक्की नहीं करेगा। लाइव स्टॉक तो है ही नहीं हमारे यहाँ, बन ही नहीं रहा। तरक्की करेगा लाइव स्टॉक की जो हालत है हमारे यहाँ। लाइव स्टॉक बाबर भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि लाइव स्टॉक की लेदर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा सिर्फ लेदर इंडस्ट्री के लिए, फूड के लिए भी, फूड के लिए उसकी जरूरत है। सीधी बात है, फूड तो हमारे लाइव स्टॉक का अभी तक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। हसन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करते रहेंगे, आप भी इससे मुस्तफीद होते रहेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल बजट सेशन में हम दोबारा हाजिर हैं। और जैसे कि हसन ने भी पहले कहा था इंट्रो में कि हमने गुज़श्ता 3 दिन से जो है वो एक स्पेशल प्रोग्राम मैराथन हमने बनाई हुई है और टेलीथॉन हमने बनाई हुई है। और टेलीथॉन के ज़रिए ये हम हर घंटे मुख्तलिफ एंकर्स होते हैं, मुख्तलिफ मेहमान होते हैं, हम आपको बजट की जो वफाक की बजट है, सूबा सिंध की बजट है, KP की बजट है, उस पर हम आपको ब्रीफ करते रहते हैं। अभी वक्फे में जाने से कबल आरिफ हबीब साहब हमारे साथ जूम पे थे। इसके अलावा हमारे एम रहमान साहब और जनाब फारूक अहमद साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हम गुफ्तगू सिलसिला जारी करने से पहले मैं यहाँ बता दूँ कि ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो कि साबिक सदर है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो भी उन्होंने मैं जूम पे ज्वाइन कर लिया है। हम उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
जुबैर भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। जुबैर भाई लंबा सवाल नहीं, सिर्फ इतना कि वफाकी बजट और सूबाई बजट सिंध का दोनों आ गया है, किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए, विफाकी बजट में तो जो चीजें हैं वो तो अब सब आपने 3 दिन से सुन ही रहे हैं, और वो इंतहाई सख्त बजट है। और जो 37A है जिसमें अरेस्ट का पावर दिया है एसी को, वो इंतहाई ताजुब अंगेज है। और सिवाय उसके अंदर करप्शन कुछ हो जो है ना, ये मैं समझता हूँ इतना बड़ा कदम है जो जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है कंटिन्यू। बिल्कुल। तो जो है ना वो इतना बड़ा कदम है 37A कि इसके अलावा आप बाकी बजट को भूल भी जाएं, ये 37A किस हिसाब से निकाला है, किसके लिए, नॉन फाइलर के लिए कि फाइलर के लिए? जो फाइलर है वो तो फाइल कर रहा है, उसको आप क्या जाके अरेस्ट कर देंगे कि तुमने जो है ये कम टैक्स भरा है या फलाना भरा है? जो बिल्कुल नहीं भर रहे हैं उसके लिए कुछ भी नहीं है, और जो भर रहे हैं उनको कहा है कि जी आप उसको 37A का इंट्रोड्यूस कर दें। एसी आएगा, कमिश्नर की परमिशन से लेगा, दूसरे पैराग्राफ में लिखा है परमिशन ना भी हो अरेस्ट कर ले, फिर बाद में परमिशन ले ले कमिश्नर से। यानी आप मुझे बताएं कि अगर ये थ्रेट का माहौल, ये खौफ का माहौल अगर होगा तो कारोबार कैसे होगा? मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह इंप्लीमेंट हो, लेकिन अभी तो जो है वो बजट का पार्ट है और इसके अंदर ये आया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारी अच्छी बातों के बाद मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप देख रहे हैं मैक्रो इंडिकेटर्स, अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा बैरियर जो था 400 बिलियन का जो हमारा जीडीपी का जो था वो हमने आज इस दफा क्रॉस किया है, और 411 हमारा जीडीपी हो गया, दैट इज ऑल्सो गुड। फिर हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस हो गया 1.33 बिलियन से। फिर आपका ग्रोथ आई है उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट है कि 3.2 हमने रखा और 2.6 आया, और अब हमने 4.2 रख दिया, उसकी भी हम बात करते हैं। लेकिन ये बाकी सारी चीजें, स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्मिंग वेल, आपका स्टेबल करेंसी हो गई है, फिर आपका जो है ना इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, और इन्फ्लेशन जो है वो 24% से 4.2% पे आ गया है, और हम ट्रेड अकाउंट सरप्लस की तरफ देख रहे हैं। हम 500 मिलियन डॉलर के बॉन्ड की इनकैशमेंट को हमने तैयारी की हुई है, और हमने एक्सटर्नल डेट को भी रिटायर किया है और इंटरनल डेट को भी रिटायर किया है। ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सारी पॉजिटिव चीजों के बाद आप अपना टारगेट क्यों नहीं मीट कर सके? आपने क्यों ये जो है ना ये 3.2 को 2.6 किया और 1000 बिलियन रुपए आपने कम कलेक्ट किए? वजह क्या है? इसको पहले देखना चाहिए, इससे पहले कि आप 3000 बिलियन मजीद बताएं कि हम और कलेक्ट करेंगे, और पूरे बजट में कहीं ये ना हो कि आप कलेक्ट कहां से करेंगे, कौन से नए टैक्सेस आपने लगाए हैं। बहुत थोड़े से हैं, कोई उन्होंने गाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा 12.5% था उसको 18 कर दिया है, फिर आपका सोलर के ऊपर उन्होंने लगा दिया, फिर वो अगेन गलत है, सोलर पे तो लगना नहीं चाहिए था, वो तो एक ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर लगाया है। और कुछ और बल्कि 5% जो है वो आपने कमी की है इंपोर्ट के अंदर। फिर आप ये 14,000 कैसे आप जमा करेंगे? तो उसका जवाब मुझे यही नजर आता है कि जब आपने सारी बजट को देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्ट करने का एक नया तरीकाकार है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर आईटी का उन्होंने सहारा लिया है, एआई की बात की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, कस्टम रिफॉर्म्स की बात की है, बीआर के रिफॉर्म्स की बात की, लेकिन ये जब आप, मुझे एक बात किसी को समझ में नहीं आता, मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं देता। आप में से कोई दे कि जब तक आपका कारोबार बड़ा नहीं होगा क्या आपकी इनकम बढ़ सकती? बिल्कुल नहीं। क्या कारोबार बड़ा नहीं होगा तो क्या आपका नुकसान बढ़ सकता? नहीं बढ़ सकता। सीधी सी बात यह है, आपका जब कारोबार बढ़ेगा कैसे? जब लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। आपके सामने है कि पिछले साल नहीं हुआ, इस साल लोगों का कॉन्फिडेंस आपने बढ़ाना था और ऐसे मेजर्स करने थे जिससे हो जाए। आपने 37A दे दिए, जिसे लोग भाग ही जाएंगे, भाई यहाँ तुमको कल गिरफ्तार कर लेगा कोई, यहाँ हम कैसे कर ले। तो ये आप आएंगे कहां से पैसे? ये जो 3000 बिलियन है, ये मैं तो नहीं समझता कि आ जाए, उन्होंने उसको अकाउंट फॉर कर लिया, और 8000 बिलियन रुपए आपने सिर्फ सूद की मद में देने इस साल। तो अब वो अगर आप निकाल दें और 14,000 भी गिन लें तो आपके पास क्या बचता है? 6,000 मिले। इसमें आपने एनएफसी अवार्ड है, फिर प्रोविंसेस है, फिर पीएसडीपी है, फिर बहुत सारे जो है ना आपके खर्चे हैं जिसको अपने, इसका मतलब है कि पहले दिन से आप वापस कर्जा लेकर अपना मुल्क चलाना शुरू करेंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है
कि इस बजट के अंदर गवर्नमेंट को नजरसानी करनी चाहिए, 37A को विड्रॉ करना चाहिए, और जितने प्रॉब्लम्स हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के, बात यह है कि जब आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स से तो आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। ये मतलब 2 और 2 4 वाली बात है। अच्छा, इसके बाद जुबैर साहब इसके अलावा नॉन फाइलर पे जो खरीदारी के लिए मनकूला और गैर मनकूला खरीदारी पे पाबंदी आयद की गई है, तो इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो भी उन्होंने रिलीफ दिया है वो रिलीफ तो खत्म हो गया। इससे कि जब नॉन फाइलर जब इस वक्त बुकिंग करेगा बिल्डर, तो उस सबसे पूछता फिरेगा कि फाइलर हो या नॉन फाइलर। तो यहाँ तो एक मतलब समझ लें कि कंट्रोवर्सी आएगी और लोग जो है वो फिर एक जो बूम आना चाहिए था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो तो नहीं होगा। नहीं, देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये नॉन फाइलर जो है ना उसको आपको कभी ना कभी तो खत्म करना पड़ेगा। देखिए फाइलर और नॉन फाइलर क्यों आप कहीं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जाए, ये कॉन्सेप्ट कहीं है ही नहीं। ये कौन सी इस्तिलाह है नॉन फाइलर? किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है नॉन फाइलर क्या होता है? जो यहाँ बैठे हैं, अगर कारोबार करते हैं और एक थ्रेशोल्ड से ऊपर कमाते हैं तो पैसे देने, वरना नहीं देने। आप पहले 6 लाख था, आज 12 लाख रुपए। अगर आप साल के या महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं, आप रिटर्न फाइल कर दें, उससे आपके बहुत सारे फायदे हैं। आप जो इनपुट ले रहे हैं उसकी आपको मिलेगा, आपको एडजस्टमेंट मिलेगा उसका। आप आज वो भी भर रहे हैं, आप 4% ऊपर भी भर रहे हैं, 22% टैक्स दे रहे हैं 18 की जगह पे, फिर इसके बाद 1.5% आप अपना इनकम टैक्स भी भर रहे हैं, फिर एक्सपेक्टेड सेल के ऊपर 1% भर रहे हैं, ये सारा भर रहे हैं। लेकिन अगर ये कुछ भी नहीं करना पड़े, अगर आप इसको 18% में रजिस्टर हो जाए, उसके साथ काम करें। देखें, हमको कहीं कभी ना कभी तो जो है ना हमने डॉक्यूमेंटेड अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, और ये जो है ना ये डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत है कि आप जो है ना नॉन फाइलर को डिस्करेज करें। आप उन्होंने पेट्रोल पंप पे कहा है कि प्लास्टिक करेंसी से होगा तो कुछ दाम का फर्क होगा। फिर आप जैसे आपने स्टेट एंड प्रॉपर्टी की बात की, स्टेट एंड प्रॉपर्टी जो है वो एग्रीकल्चर वाला खरीदेगा तो क्या वो नहीं खरीद सकता? ऐसा नहीं है, कई रास्ते हैं उसके अंदर। जब आप बात करते हैं नॉन फाइलर की और फाइलर की, उनके ऊपर तो टैक्स नहीं है, तो एग्रीकल्चर वाले आकर एग्रीकल्चर इनकम शो करके करते हैं। एक जमाने में था ना कि पोल्ट्री फार्म पे नहीं था, तो सारे बड़े लोगों के पोल्ट्री फार्म हुआ करते थे कागजों पे, और वो जो है उससे अपना टैक्स बचा के प्रॉपर्टियां स्टेट खरीदते थे। तो इसमें भी कोई ना कोई रास्ता नॉन फाइलर्स के लिए निकाल के देंगे। लेकिन बात यह है कि भाई ये मुल्क के खुदादादे पाकिस्तान जो है, ये 1 लाख लोग नहीं चला सकते। अब सबको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। नॉन फाइलर क्या बोलते हैं? हम टैक्स तो देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर है ना 4%, वो हम देते हैं, और 1.5% इनकम टैक्स भी देते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं तो सारे टैक्स दे देते हैं। तो भाई अगर आप सारे टैक्स दे देते हो तो क्यों देते हो? मत दो। उसको जो टैक्स जो आप दे रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के बिल में, वो आप अपनी बुक्स में जमा कर सकते हैं, और उसको जब आपका टैक्स आएगा तो उससे मिना कर सकते हैं, वो आपको वो पैसे बच जाएंगे। अब ये क्यों नहीं करते? मेरी उनके साथ भी बड़ी सिंपैथी है जो नॉन फाइलर्स हैं। वो इसलिए नहीं करते कि जो अंदर स्टेट में है उनका हाल वो देखते हैं कि कितनी नोटिस आ रही हैं, क्या बेचारा परेशान है, भागता फिर रहा है इनकम टैक्स ऑफिस में, रिटर्न फाइल नहीं हो रहा, नए कानून आ रहे हैं, इसलिए कोई इसको आने के लिए तैयार नहीं। मेरी शायद तमाम गुजारिशात के बाद गुजारिश गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है, देखिए जिंदगी को आसान बनाए। लोग टैक्स दे रहे हैं ना, अगर आपके बिजली के बिलों में दे रहे हैं, गैस के बिलों में दे रहे हैं, फिर टेलीफोन के बिलों में दे रहे हैं, मोबाइल के ऊपर जबरदस्त किस्म का टैक्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं टैक्स। इनको फॉर्मलाइज करना है तो इनको कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा, इनको गारंटी देना कि हमने राशिद जंडियाल साहब को भी सुना जो चेयरमैन एफबीआर हैं। सर वो ये चाहते हैं कि ये काम जिस तरह आप बता रहे हैं ऐसे ना हो, वो चाहते हैं कि इन्फोर्समेंट के जरिए करवा लें। आज भी वो कह रहे थे कि मुझे तो 1 लाख वाला भी अमीर आदमी लगता है, तो उसके लिए क्यों टैक्स की शरह को हम कम करें? सर ये अवेयरनेस की कमी है जो लोगों में नहीं है, और लोग नॉन फाइलर से फाइलर क्यों नहीं हो पा रहे? ये काम वॉलंटियरली होगा या इन्फोर्समेंट से होगा? देखिए इन्फोर्समेंट से कभी भी नहीं होगा। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लंगरियाल साहब, मेरे बड़े हैं उनसे ताल्लुक, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये जो बात ये जो कर रहे हैं, ये जो छड़ी वाली डंडे वाली जो बात कर रहे हैं, ये वो वक्त नहीं है। आप कहां से किसको ढूंढेंगे? आप आज तक 4 मिलियन टैक्स पेयर आप बना सके हैं तब 250 मिलियन के मुल्क में। आप मुझे बताएं क्या हम किस बात की हम बात करते हैं? उसके बाद आप बोलते हो अब मैं यूं चल कर दूंगा, और लाख रुपए वाला भी कैसे छोटा आदमी है वो क्यों टैक्स नहीं भरता? तो भाई ऐसा काम करो कि पार्लियामेंटेरियन से पहले लो, ब्यूरोक्रेसी के सारे हिसाब किताब देखो कि कितने उसमें नॉन फाइलर हैं, कितने फाइलर हैं, कौन कितनी इनकम करता है, कहाँ रहता है, किस स्टेट पे रहता है। फिर आप उसके अंदर जाएं, जो आपके बाकी प्रोफेशंस हैं उसमें जाएं, फिर आप जो है ना आप बिजनेसमैनों के पास जाएं,
सारी सिस्टम्स है ना जी। आप उनके पास जाएं, क्यों 4 मिलियन है? 4 मिलियन को कमाल की बात ये बताता हूं कि उसमें 2.7 27 लाख तो सिर्फ तनख्वाहदार तबका है, तो बाकी रह क्या गया? 13 लाख। 13 लाख में से सिग्निफिकेंट टैक्स पेयर जो होते हैं, जिसको मैं सिग्निफिकेंट उसको कहता हूं जो 10 लाख या उससे टैक्स ज्यादा भरता हो, वो सिर्फ 1 लाख लोग हैं। यानी इस पूरे मुल्क को 1 लाख लोग चला रहे हैं। उसका भी अगर बाइफर्केशन करेंगे, जुबैर भाई चूंकि टाइम का मसला है थोड़ा सा, तो मुझे जैसे मुख्तलिफ अल्फाज में सिंध का जो बजट आया, इस बजट में तबसरा करते हैं मुख्तलिफ अल्फाज में। देखिए, सिंध का बजट जो भी आया है वो उन्होंने तरक्की, जो पीएसडीपी होता है उसमें काफी पैसे उन्होंने मुख्तस किए हैं। कई स्कीमें उन्होंने काफी बड़ी स्कीमें बनाई हैं, और कुछ जो सेफ है उसके ऊपर भी कुछ फैसले किए हैं, लेकिन मुझे पूरी तरह से मालूमात नहीं है। लेकिन मैं ओवरऑल मैंने जो सुना, और मैं असेंबली में बैठा हुआ था जब बजट हो रहा था, शोर बहुत था अपोजिशन पार्टियों का, तो कुछ सही सुनाई नहीं दिया, और फिर मैं लेके आया हूं लेकिन पढ़ा नहीं है। तरक्याती बजट में इन्होंने 1018 अरब रुपए रखे हैं। 1018 अरब रुपए इन्होंने तरक्यात के प्रोग्राम के लिए रखे हैं जी। बिल्कुल। और तकरीबन गैर तरक्याती अखराजात जो 1912 अरब से बढ़ाकर इन्होंने 2150 अरब रुपए कर दिए हैं। तो जी बिल्कुल सही बात। लेकिन बहरहाल ये कि इन फिगर से देखिए, इनकी एसआरबी की इनकम माशाल्लाह बढ़ी है। फिर इनका जो एनएफसी अवार्ड के अंदर जो आएगा हिस्सा, वो भी बढ़ा है, क्योंकि जब आपने 11,000 कलेक्ट किए तो 11,000 के हिसाब से आपको एनएफसी अवार्ड में हिस्सा मिलेगा। तो सिंध गवर्नमेंट कैश फ्लो रिच है और इनको और भी खर्च करना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 बातें हैं सर बिलाल साहब। एक तो ये है कि K4 प्रोजेक्ट, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब फेडरल बजट आया तो उसमें उन्होंने वो प्रोजेक्ट जिसको 150 बिलियन रुपए चाहिए, गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने उसके अंदर 3.2 बिलियन रखे हैं। बिल्कुल। क्या मतलब 20 साल में बनाना है उसको K4 को? K4 के बगैर कराची में रायोट्स हो जाएंगे, पानी अगर मजीद आगे और बढ़ा नहीं तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसके बाद आपने सक्खर हैदराबाद मोटरवे जो है वो 400 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उसके लिए उन्होंने 15 बिलियन रखे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि मतलब ये कराची के साथ क्या है और सिंध के साथ क्या हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट हैज टू सी दिस कि ये क्यों, ये 3.2 बिलियन क्यों है? K4 कब खत्म होगा? हमको कब पानी मिलेगा? कराची को पानी कब मिलेगा? आप समंदर में डाल रहे हो पानी और लोग प्यासे मर रहे हैं। ये दोनों बातें अपनी जगह पर हकीकत। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू जुबैर साहब। और हमारे साथ मौजूद थे जनाब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर जुबैर मोतीवाला साहब, और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। और मेरा ख्याल है कि जरा रहमान साहब, आपने सुना कि जो आरिफ अलवी साहब भी बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए इकदाम नहीं हो रहे, और जो जुबैर मोतीवाला साहब ने भी बात की, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं लेकिन नेगेटिविटी भी बजट के अंदर है, और ख़ास तौर पे जिन सेक्टर्स को अवॉइड किया गया या उनको नज़रअंदाज किया गया है, हुकूमत को चाहिए था कि उस पर नज़रसानी करे। आपका जो सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से फैलता है। हम देख रहे हैं कराची को इतना ज़्यादा फैला दिया गया है, सोसाइटीज़ की भरमार है, सुरजानी से आगे तक आबादी चली गई है, इधर हाईवे से आगे आबादी जा रही है। सर, जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बगैर रियल एस्टेट सेक्टर तरक्की कर सकता है, या कहीं पे की हो दुनिया में ऐसी मिसाल हो? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं उससे पहले मैं 1-2 बातें करना चाहूँगा। देखिए, असल में हमारा पाकिस्तान का इशू इस वक्त है क्या? इशू ये है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा, दूसरे लफ्ज़ों में औकात से ज़्यादा कर्ज़े ले चुके हैं। अब उन कर्ज़ों को वापस करने के लिए, जैसे ज़ुबैर मोती साहब ने फरमाया कि 8,500 अरब रुपया हम सूद की मद में वापस करेंगे। अगर ये पैसे हमने वापस ना करने हों तो पाकिस्तान में ना कोई सुपर टैक्स लगेगा, ना कोई कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ना अपना क्या कहते हैं दूसरे टैक्सेस लगेंगे जो इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी पे लगाए जा रहे हैं, और ख़ासतर जो तनख्वाह पेशा लोग हैं। अब हमें लोग कौन चाहिए? और दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कौम से वादा किया था कि जी ये इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF का प्रोग्राम हो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना वादा ज़रूर निभाइएगा, और ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि अब कौम की बस हो चुकी है। और दूसरा इशू ये है कि वो ना मियाँ साहब से है, ना मियाँ नवाशी साहब से है, ना जरदारी साहब से है, ना बिलावल साहब से है, ना किसी और से है। वो दूसरा इशू मेरा जो है वो हमारा सिपसलार से है कि आपने जो इंडिया के ख़िलाफ़ जो अभी किया, उसमें आपने वो परफॉर्मेंस दी कि हम दुनिया में सीना तान के चल सकते हैं इस वक्त, और पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ।
मैं चूँकि ताकत का सरचश्मा आप हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जितने पाकिस्तान के इदारे हैं, चाहे वो वापडा है, चाहे वो KE है, चाहे कस्टम है, उनको प्लीज़ ऐसा बनाएं कि हम सब सीना तान के चल सकें और पाकिस्तान का नाम बुलंद हो। अब इसकी हमें ज़रूरत है। इसका मतलब सिविल हुकूमत साहब मायूस हो चुके हैं। सर देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना, ये छुपाने वाली बात है कि ताकत का सरचश्मा है कौन। तो प्लीज़ 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 जैसी परफॉर्मेंस आपने की है, सारी कौम की परफॉर्मेंस को ऐसा कर दें, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को ऐसा कर दें, और ताकि ये कौम जो है वो सीना तान के पूरी दुनिया में चल सके। और इंशाअल्लाह ताला आप में विल भी है, आप में कैपेसिटी भी है, और आपने दिखाया भी है दुनिया को, इसकी बहुत ज़रूरत है। बाकी जो आपने अभी बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, देखें रियल इस्टेट जो सेक्टर है वो मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज़ है, और इसके साथ जो है पाकिस्तान की तकरीबन 70% इंडस्ट्री जुड़ी है। और आपका अगर रियल इस्टेट सेक्टर परफॉर्म करता है तो बाकी इंडस्ट्रीज़ भी परफॉर्म करती हैं। और अगर आप एसेट्स देखें, चाहे वो पाकिस्तान के देखें या दुनिया के किसी भी मुल्क के एसेट्स देखें, तो 88% जो एसेट्स किसी भी मुल्क के होते हैं वो रियल स्टेट में ही होते हैं ना, यानी कि वो किसी और चीज़ में नहीं होते। और दूसरा, जो पाकिस्तान के 20-25 बिलियन डॉलर्स रिसेंट सालों में जो दुनिया की दीगर, चाहे वो इमारात की रियल स्टेट मार्केट हो, तरक्की की हो, पाकिस्तानियों को जो यहाँ से फ्लो गया, वो किस वजह से गया कि आपकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, बिज़नेस में लोगों को रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा था, और सरमाए का कोई दीन मजहब नहीं होता, यानी कि जहाँ पर आपको पैसा ज़्यादा मिलता है सरमाया उसी तरफ मूव कर जाता है। तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में कैपेसिटी है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ये कर सकती है, इस पे आप प्लीज़ तवज्जो दें। और यकीन करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अगर आपके पास लास्ट ईयर 35 बिलियन डॉलर्स आए, तो अगर आप अपनी रियल एस्टेट मार्केट को ठीक कर दें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दें, तो यकीन करें ये 35 बिलियन डॉलर 70 बिलियन डॉलर बन सकते हैं। हमारे पाकिस्तानियों के पास इतने पैसे हैं। असल ज़रूरत क्या है? पॉलिसीज़ की। जब आप गलत किस्म की पॉलिसीज़ हर साल एक नया शोशा छोड़ते हैं, तो उस वजह से जो है वो लोग डर जाते हैं, मार्केट में पैनिक फैलती है। मेरे जैसा बंदा, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन का, और मैं जब आम रियल्टर से बात करता हूँ, जो हमारे साथ हज़ारों रियल्टर्स जुड़े हैं, उनकी जब हम कंडीशन देखते हैं तो हमें यकीन करें, अब मैं क्या बताऊं कि जो 2 साल से उनका हाल है, लोग बिजली का बिल दे नहीं पा रहे, ना अपना शॉप्स के किराए दे पा रहे हैं, और 50% से ज़्यादा लोग अपने ऑफिसेज बंद कर चुके हैं। ये किस वजह से हुआ? सिर्फ आपके फेलियर की वजह से। रियल एस्टेट को रजिस्ट्रेशन कराने के हवाले से भी एक बात की गई है कि रियल एस्टेट जितने भी उनको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। देखें, उसमें हम काफ़ी अरसे से तजावीज़, रीरा था एक, जी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। देखिए, दुनिया में हर जगह रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम हो चुकी है। दुबई में चले जाएं, अमारात में चले जाएं, इस्लामाबाद की टेरिटरी में भी कानून जो पास हो चुका है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं अभी तक हुई। तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? सर, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? आपकी सारी एक तो इकोनॉमी जो रियल एस्टेट की डिजिटलाइज्ड हो जाएगी। कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगा, अगर वो 400 स्क्वायर यार्ड से ऊपर या 400 स्क्वायर यार्ड तक का प्रोजेक्ट है, तो उसकी तमाम चीज़ें उसकी जो एनओसीज मिलेंगी वो उस अथॉरिटी से मिलेंगी, और वो जो प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए डिलीवर करेगा उसके लिए एस्क्रो अकाउंट बाकायदा खुलेगा, और उस एस्क्रो अकाउंट में जो पब्लिक की पेमेंट्स आएंगी वो उस अकाउंट में जाएंगी, ताकि उसका बिल्डर अकेले मिस यूज़ ना कर सके। और इसके साथ साथ अगर कोई बिल्डर ऑन टाइम डिलीवरी नहीं देता तो उसकी कैटेगरी चेंज की जाएगी, यानी कि अगर किसी की कैटेगरी ए है तो बी कर दी जाएगी, बी है तो सी कर दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर वो कोई कंस्ट्रक्ट करता है प्रॉपर्टी और उसमें अगर कोई मटेरियल डिफेक्ट आ जाता है तो वो उस कानून के तक 5 साल का पाबंद है। उस मटेरियल डिफेक्ट को दूर करने के लिए जी कॉम्प्रोहेंसिव लॉ है, बहुत लॉ है, और मेरे ख्याल में बहुत फायदेमंद। और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी डरते किस चीज से हैं? यहाँ पर बिल्डर्स, डेवलपर्स बहुत फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, लोगों की रकम के साथ, यानी सोसाइटीज अनाउंस कर देते हैं, और सोसाइटीज अनाउंस करने के बाद डिलीवरी नहीं देते, जमीन के कागजात ठीक नहीं होते। अच्छा, मैं एक बात करूंगा, हमारे जो रियल एस्टेट, बात के लिए रख लीजिए, एक छोटी सी बात लास्ट में, एक रियल एस्टेट की कहा जाता है गैर प्रोडक्टिव
ये अपना क्या कहते हैं इंडस्ट्री है, लेकिन ये चीज़ इनको पता नहीं है कि भाई जिसके साथ इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं तो वो गैर प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है। बाकी जो आप प्लॉटिंग की बात करते हैं उसके लिए हमने तजावीज़ दी कि पाकिस्तान में आप लेजिस्लेशन कर लें, जो भी सोसाइटी चाहे वो टाउन प्लानिंग के अनाउंस कोई भी बिल्डर करे तो उसमें आप उसको 25% कंस्ट्रक्टेड एरिया देने का पाबंद कर दें। अगर वो 25% कंस्ट्रक्टेड एरिया उसमें देगा तो यकीन करें आपकी पूरी इंडस्ट्री में एक बूम आ जाएगा। आपका सीपैक से बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपकी ख्वाब जो है वो शमन ताबीर हो, हमारी इतनी जिंदगी नहीं। मैं जरा फारूक साहब की तरफ चलता हूँ। अच्छा, आप ब्रेक के लिए कह रहे थे, फारूक साहब की तरफ आते ही आपके वो ब्रेक आ गया मेरे पास। तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो फारूक साहब को एक पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपना सेशन चलाएं। प्रोग्राम से जारी है, हसनैन मेरे साथ को होस्ट हैं, साथ रहिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको फिर खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। और हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रहमान साहब और फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है और कोशिश करेंगे कि सेगमेंट के जो है गुफ्तगू को कंक्लूड करें और एक सैर हासिल गुफ्तगू करें, कोई नतीजा निकले गुफ्तगू का। जिस तरह आरिफ हबीब साहब ने बात की, 3 अहम पॉइंट्स उन्होंने निकाले कि टैक्सेशन पाकिस्तान में ज़्यादा है, बिजली के रेट्स पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर हुकूमत हल करे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। अभी 3.5 बिलियन के करीब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, 3.5 बिलियन डॉलर्स के करीब, और गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट्स डबल हो जाएं। लेकिन ये होगा कैसे? इंडस्ट्री को आप चलने नहीं दे रहे, वो इकदाम आप कर नहीं रहे जिससे आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े। पाकिस्तान को चाहते हैं कि एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी बने, लेकिन हम देख रहे हैं कि उल्टा हो गया, इम्पोर्ट लेड इकॉनमी हो गई है। फारूक साहब, आप एक्सपोर्टर हैं, क्या तजवीज़ आपकी होंगी हुकूमत को? आप बताएंगे किस तरह से कि हमारी इंडस्ट्रीज चल पड़े, हमारी एक्सपोर्ट डबल हों। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, बड़े एम्बिशियस टारगेट उसके अंदर रख दिए, लेकिन सर टारगेट मीट करने के लिए तो इंडस्ट्री को चलाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए टारगेट हासिल होंगे। क्या तजवीज़ करेंगे सर? थैंक यू हसनैन भाई। मैं मेरे बड़े भाई अभी जुबैर मोतीवाला साहब लगे हुए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि देखें बिजनेसमैन को जब तक आप रिलीफ नहीं देंगे, उसको मौके नहीं देंगे तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा, इंडस्ट्री कैसे लगेगी। जैसे अभी ये 37 वो बता रहे थे कि जी FBR वाला कभी भी आके किसी भी वक्त आपको अरेस्ट कर सकता है। तो देखें ये तो थ्रेटनिंग हो गई ना। तो अगर आप बिजनेसमैन को बजाय के उसको सहूलत देने के, उसको इनकरेज करने के, उसको और मोटिवेट करने के आप इस तरह थ्रेटनिंग करेंगे और डर का माहौल बना लेंगे तो तरक्की कैसे होगी? दूसरी तरफ एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं, तरक्की किसी और की होगी, तरक्की किसी और की होगी। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि ये अपने पार्लियामेंटेरियन की 400% और 500% तनख्वाहें बढ़ा के फिर वो कहते हैं जी उनकी 4 साल से नहीं बढ़ी थी। तो भाई 4 साल से तो गरीबों की भी बेचारों की नहीं बढ़ रही, जिनके घर में रोटी नहीं पक रही, जिनके घर में चीज़ें लेने के लिए पैसे नहीं है। आप देखिए उन्होंने कहा था 9 साल से नहीं बढ़ी, अगर 10% अगर 9 साल में 90% होती है। 2016 उन्होंने बताया कि आखिरी बार 2016 में बढ़ी, 2016 में तो 90% होता है। 90% अभी पिछले साल तो उनके आपके इनको इंसेंटिव मिले हैं, जो आपके चेयरमैन सेनेटर है और उनके डबल कर दिए और फॉर एवर लाइफ टाइम उनको सिक्योरिटी और ये सब तो अभी तो दिया उन्होंने। तो अगेन आप देखें कि उनकी लाइफ स्टाइल देखें और एक आम आदमी का क्या ही बेहतर होता कि वो कहते हैं कि PTI की गवर्नमेंट में इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, वो अगर ये कहते कि 6 साल से इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, चलें जी इनको रिलीफ देते हैं, इंडस्ट्री चलाना ज़्यादा बेहतर है ना कि तनख्वाहों में इजाफा। इंस्टीट्यूट के ये कहें कि हम जी ये हम पार्लियामेंटेरियन तो खाते पीते लोग हैं, अच्छे खासे उनकी गाड़ियां देखें, उनका सब कुछ देखें, हम इनको इस वक्त इंसेंटिव नहीं दे रहे। हम क्योंकि मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, कर्जा देने के लिए पैसे नहीं है, हम ये तनख्वाहें बंद करके हम बल्कि उनसे 1-1 साल की तनख्वाहें छोड़ देंगे। जिस तरह देखें बिजनेसमैन हर मौके पे अपनी कुर्बानी देता है, कहीं मुल्क को ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा डोनेशन बिजनेसमैन देता है, ऐसा ही कहीं कोई सलाब आता है सबसे आगे बढ़ के बिजनेसमैन होता है। बिल्कुल। तो जब ये चीज़ें सारी बिजनेसमैन कर रहा है, उधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, टैक्स भी दे रहा है, आपको भी चला रहा है, मुल्क को भी चला रहा है, तो फिर उसके लिए क्या है? उसको क्या इंसेंटिव दे रहे हैं आप? उसके लिए तो ये कर रहे हैं कि 37A लगा के कि FBR वाला कभी भी आके आपको अरेस्ट कर सकता है, कभी भी आपकी बुकें देख सकता है। तो भाई देखें, हम ये नहीं कह रहे ना देखें, कोई चंद एक होंगे जो करते हैं, बिजनेसमैन ही अपनी चीज़ें देता है और उसकी हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है। अच्छा फारूक साहब, एक चीज़ बताइए कि बुनियादी वो कौन सी चीज़ें जिसकी फ़ौरन से ज़रूरत है एक एक्सपोर्टर को, अगर वो मिल जाए तो एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं? देखें मुल्क में
बिजली कम कर दें, बिजली के रेट कम कर दें, लेबर जहाँ पे है ठीक है, लेबर की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, हम एग्री करते हैं, टैक्सेशन में थोड़ी सी कमी करें ये, और हमें फ्रेंडली माहौल दे दें, और कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे दें कि जी 5 साल 10 साल के लिए ये जो हमने टैरिफ लगा दिए हैं, हम कह रहे हैं कुछ भी लगाएं, ये 10 साल तक यही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, आप अब खुल के खेल सकते हैं। हम सैम्पलिंग करते हैं 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद ऑर्डर आते हैं, इधर पता चलता है हमने 5 रुपए में कॉस्टिंग की है, बिजली का बिल ही 10 रुपए हो गया। तो ये उड़ान पाकिस्तान उड़ेगा नहीं उड़ेगा? वजीर आजम ने उड़ान पाकिस्तान उड़ाया तो है, अब देखें, अल्लाह करे, उम्मीद तो इससे बड़ी अच्छी है, ये अच्छा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ठीक चलेगा। अच्छा, एक सवाल पूछने जा रहा था जो जाती आपकी हो सकता है कि 10% तनख्वाहें बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, सरकारी मुलाजमिन तो इससे मुस्तफीद हो जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल्स या निजी शोबे में जो है तनख्वाहें नहीं बढ़ती, आप बढ़ाएंगे 10%? सर बिल्कुल, आप यकीन करें कि जो गवर्नमेंट की तनख्वाह होती है हमें ये चेक एंड बैलेंस होता है। अभी आप कितनी तनख्वाह देते हैं एक लेबर को? कम से कम हमारे 37,000 से 40,000 है। मेरे ख्याल में सबको तो नहीं मिल रही, मैंने तो सर्वे किया 20,000 25-30 नहीं, 20-25 का जमाना ही नहीं है बाबू रही, अब 37 नहीं, वो मिल रही होगी। मिनिमम में, मिनी 10,000 मुझे भी पता है मिनिमम में। लेकिन आप एक ड्राइवर कितनों को देख मिल रही लें, है? एक चौकीदार देख लें, चौकीदार की तनख्वाह 37,000 से स्टार्ट हो रही है, किसी भी आप इंडस्ट्री में जाके देख लें। तो अभी 10% का भी इजाफा हुआ ही करेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल होगा। तो फिर आप कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ ड्रिंक बढ़ गई, हमें नुकसान हो रहा है, खुसारे में है। आप प्रोडक्ट की देखिए, कीमत बढ़ा देंगे, ये कॉस्ट ऑफ आप अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देंगे। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ये चीजें जो है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेबर देखिए, एक अवाम है, एक मजदूर तबका है, उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन तो बढ़े ना उसके अगेंस्ट दूसरी चीजों को कम करना चाहिए। एक्सपेंसेस तो बढ़े ना, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस तो ये बढ़ेंगे, आपकी कॉस्ट पे आएगा असर होगा। तो अगेन हम हाई पे चले जाएंगे, हम उसको हाई पे चलेंगे, जाहिर है प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, जितना हो सकेगा करेंगे, बेचेंगे, और कॉस्ट बढ़ेगी हमारी भी। बिजनेसमैन तो अपनी देखे, कोई भी कॉस्ट है किसी भी चीज की, वो अपनी उस पर लगा देता है। और बिलाल भाई, एंड कंज्यूमर तो हम लोग हैं जो सार्फिन है, जो खरीदेंगे सारे, अच्छा, मार्केट में फिर इन्फ्लेशन आ जाएगी। एक बीच में होलसेलर भी है, हाँ, वो फिर हमें देता है रिटेलर को देता है, रिटेलर फिर एंड यूजर हमें ना। तो मतलब एक इन्फ्लेशन का एक नया तूफान फिर आने वाला है, जिस तरह की सूरत हाल। हाँ बिलाल भाई, दूसरी बात मैं एक और थोड़ी जुबैर भाई की बात को कंटिन्यू करूंगा कि उन्होंने जो कहा ना, फाइलर और नॉन फाइलर, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट ही खत्म होना चाहिए। देखें, एक आदमी जो घर ले रहा है, उसके पास ऑब्वियसली पैसे हैं तो वो घर ले रहा है, तो फिर वाई इट्स नॉन फाइलर। और एक पैसे कहां से आए, ये तो पैसे कहां से आए, और एक आदमी जो गाड़ी ले रहा है, जो गाड़ी ले रहा है, उसके पास पैसे हैं तो गाड़ी ले रहा है ना, तो वो नॉन फाइलर क्यों? ये नॉन फाइलर और फाइलर का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। हुकूमत को टैक्स में हर आदमी को लाना चाहिए। देखें, जो भी इस मुल्क में रह रहा है, जो खा रहा है, एक आदमी, एक बिजनेसमैन तो देता जा रहा है, और एक आदमी वो है जो मुफ्त में फैसिलिटीज ले रहा है। इदारे तनख्वाहें टैक्स से जाएंगी, आपके इदारे टैक्स से चलेंगे, मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स से चलेगा। तो जब 1 लाख अवाम, जैसे 1 लाख लोग टैक्स देंगे और बाकी मुफ्त में बैठ के खाएंगे, तो फिर तो इसी तरह होगा ना कि आप IMF से कर्जे लेंगे और चलाएंगे मुल्क को। वो तो सही टैक्स सबको देना है बाबा, वो तो मानता हूँ, आप सब ये कहते हैं, मेरे ख्याल आज तक किसी शख्स ने नहीं कहा टैक्स नहीं देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि आप जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती, ये पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट, नहीं बनाती बिल्कुल, लेकिन टैक्स लेती है। तो आपने कभी सवाल नहीं किया उनसे कि यार हम अगर टैक्स ना दें तो हम पे तो मतलब ये कि सख्तियां होती हैं सर एक्चुअली, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स लेके भी काम नहीं करती। मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम ही हमारे मुल्क में ये है कि हमें दबाव इतना दिया जाता है कि सारों, जैसे पिछले दिनों मैं माजरत के साथ कहूँगा कि किसी ने कह दिया कि मीडिया पे आके कि हमें जी बेनज़ीर वो चाहिए, मरियम चाहिए, मुराद अली शाह नहीं चाहिए, तो उस पर इन्होंने इतना वावेला उठा दिया। भाई आप काम इस तरह के करो कि अवाम आपको भी अपनी, बजाय कि उससे बुरा मानने के, आप उससे बढ़ के काम करो। उसने कहा जी ठीक है, अगर वहां काम हो रहा है तो हम इससे ज्यादा यहाँ करेंगे। गवर्नमेंट अवाम को आप नहीं, वो काम तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, वही ना। अवाम को अगर आप दिखाएंगे कि हम काम कर रहे हैं, ये अवाम हमारी टैक्स देना चाहती है, अवाम हमारी पैसे देना चाहती है, लेकिन वो कहते हैं कि किसको दें, हम रोड्स बनाने के लिए हमारे टैक्सों से तो अय्याशियां ये करते हैं। उम्रे पे आप पूरी की पूरी मंडल वो लेके चले जाते हो, कहीं डेलीगेशन जाता है तो वो अननोन लोग जो इनका वहाँ काम भी नहीं है वो भी आपके साथ चले जाते हैं। तो ये याशियाँ गवर्नमेंट को ख़त्म करनी होंगी। टैक्स का पैसा अवाम पे, अवाम का पैसा अवाम पे लगाना होगा।
ना कि आवाम को आप ऐसा अपने आप देखें। आप एक तनख्वाह लेते हो, आप जब खर्च करने जाते हो किसी दुकान पे तो 10 दफ़ा सोचते हो कि यार मेरे पास ये पैसे हैं, क्योंकि आपके मेहनत के कमाए हुए हैं। जब गवर्नमेंट वो माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात होगी, और उनको तो परवाह नहीं है, क्योंकि उनका खर्च थोड़ी हो रहा है। अच्छा, उनके इसके जमा साथ थोड़ी है। इसमें फिर मैं हसदैन की तरफ जाऊंगा कि वो आगे बढ़े। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आपकी टोटल एक्सपोर्ट कितनी है लेदर की, और दूसरी बात है आपका टोटल टैक्स कितना है? सर मैंने आपको बता दिया था, टैक्स तो ये तो देखना पड़ेगा कैलकुलेशन करके कि आप एक हर order चीज देते पे हैं तो कितने टोटल कितने मैं वही देते कह हैं? रहा हूँ कि हर 20%, चीज पे 25%? ये तकरीबन 30% टैक्स इस वक्त हमारा बनता है। ओके। 18% सेल टैक्स उसके अलावा है। यानी 38% हो, जी, तकरीबन 48% हो गया ये तो। तो टैक्स हम 48 ये, लेकिन वो प्रोडक्ट वाइज होता है, कुछ चीज़ों पे है, कुछ पे नहीं है, कुछ टैक्स फ्री है। जैसे लेदर बाहर से आता है तो वो टैक्स फ्री है, उस पर 5% टैक्स है। तो आपका इसी तरह एक्सपोर्ट कितनी है? सर हमारी एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया था कि इससे पहले 1100 मिलियन थी, अब हमारी हो गई है 700 पे आ गई है। 700 मिलियन हो गई जी। और तो सारे एक्सपोर्टर्स टैक्स देते हैं पाबंदी से? 100% देते हैं। देखिए एक्सपोर्टर का टैक्स तो किस तरह होता है वो तो कट जाता कि है पहले। जैसे ही रेमिटेंस आपकी आती है आपको कट कटा के पैसे मिलते पैसे हैं, आपके इख्तियार में नहीं है कि आप टैक्स इस क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो जो शोबा है ना, वो ईमानदारी से टैक्स देता है, एक तनख्वाहदार तनख्वाहदार तबका और एक एक exporter। एक्सपोर्टर। और बस रियल आप- एस्टेट सेक्टर से पूछ लेते हैं सर, वो आप टैक्स पूछे देते हैं कि नहीं कि देते? ये टैक्स देते हैं, नहीं रहमान देते? साहब, स्टेट वैसे एजेंट ये कितना बात टैक्स देते हैं, फैक्ट है। पूछे? आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात करें, जब भी ये टैक्स की गुफ्तगू होती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे पहले नाम आता है कि टैक्स की कटौती सबसे ज्यादा वहां पर है, वो टैक्स अच्छा, देना नहीं हसनैन, एक बात और भी है, इन पे जो सख्ती है ना FATF की वजह से, कि FATF ने कहा कि गोल्ड सेक्टर में, आपके स्टेट सेक्टर में 2 नंबर का पैसा ज्यादा खपता है। तो एक वजूहत ये अच्छा भी है। देखें असल इशू ये है कि अभी गवर्नमेंट ने प्रिंसिपली अंडरस्टैंड किया कि रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अच्छा, रियल इस्टेट जो अभी फाइलर, नॉन फाइलर और एलिजिबल परचेजर की बात हो रही थी, तो देखें रियल इस्टेट की अगर कोई नॉन फाइलर अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो रियल इस्टेट एक वाहिद शोबा है जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन मॉनिटर होती है। आप किसी अथॉरिटी में जाएंगे, चाहे KDA में जाएंगे या रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे, सब उसके बगैर जाएंगे। ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जब आप ट्रांसफ़र के टाइम जाते हैं तो आप सारे टैक्सेस अदा करते हैं और वो शख्स खुद ब खुद फाइलर में आ जाता है, यानी कि वो 18-20% के करीब टैक्स अदा करता है। जैसे गेन टैक्स है, एडवांस टैक्स है, उसके साथ साथ रजिस्ट्रार की फ़ीस है, स्टैंपिंग ड्यूटी है, Infrastructure नॉन यूटिलाइजेशन फ़ीस है, टाउन टैक्स है, यानी कि आप 11 किस्म के टैक्सेस अदा करते हैं। तो उसके बाद कोई चीज़ आपके नाम ट्रांसफ़र होती है तो आप गवर्नमेंट को इसको जो है ना पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर इसके बरक्स अगर आप इस पे पाबंदी लगा रहे हैं जायदाद खरीदने के ऊपर, तो इसके बरक्स वो बंदा जिसकी मनी अपना डिजिटलाइज नहीं है या किसी गवर्नमेंट के खाते में नहीं है, वो क्या करेगा? या तो गोल्ड की तजारत करेगा, या वो डॉलर की तजारत करेगा, या चांदी की तजारत करेगा, एक चीज पूछना या है। इजनास की तजारत करेगा। Supplementary पूछना। आप लोगों को नेगेटिव वे की तरफ लेके जा रहे हैं। रियल एस्टेट की तो हर ट्रांजैक्शन मॉनिटर नहीं, होगी, देखिए, और बल्कि आप उसका शुक्रिया अदा करें। दुबई में आप रहमान पैसे- साहब, जी, आप सब रजिस्ट्रार के पास गए जी, आपने रजिस्ट्री के लिए आपने वहाँ 11 किस्म के टैक्स दे दिए। जी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, चाहे वो नॉन फाइलर था, नॉन फाइलर था, परचेजर या खरीदा बायर जो भी था, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट पूछेगी तो सही ना कि आप जो नॉन फाइलर होते हुए इतने पैसे लेकर आ रहे हैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कि आप कैसे खरीद रहे हैं? टैक्सेस वो 11% दे रहा है, वो अलग कहानी है, लेकिन वहाँ पता तो चलना चाहिए ना कि ये पैसे कहाँ से है। सही यही बात तो मैं कर रहा हूँ। हाँ। उसको आप करेज करें, भाई तू आ, तू ट्रांजैक्शन कर, उसके बाद उसको नोटिस भेजें कि इसका पैसों का हिसाब तो दे, कहाँ से आए थे, कहाँ से है? ये तो होना चाहिए। लेकिन ये तो आप कम से बायर- कम उसके बैन ना लगाएं, यानी कि अगर वो अगर आपके पास आ गया, उसने ट्रांजैक्शन कर दी तो वो फाइलर बन गया। फाइलर बनने के बाद उसकी जो मनी थी वो ट्रेल में आ गई, यानी कि आपको पता चल गया, गवर्नमेंट के खातों में आ गई। उसके बाद जो बिलाल भाई ने बात की, उसको एक नोटिस सर्व कर दें, भाई ये जो आप पैसे लेके आए थे इसकी हमें तफसील दे दें, कहाँ से आए थे, कैसे आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की, उसके ऊपर आपको मजीद टैक्स मिल जाएगा। तो उसको इनकरेज ना करें, क्योंकि ऐसी शिक ना दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, तो आप इसको इनकरेज कर रहे हैं। ठीक अच्छा, है। दूसरा अब एक चीज और आप देखें, ये तो आप बायर की बात कर रहे हैं कि बायर के हवाले से आपने जो भी बातें बताई, मैं सेलर के हवाले से पूछना चाह रहा था। जो बिल्डर प्रॉपर्टी बना रहा है, जो फ्लैट्स बना रहा है, जिसकी सोसाइटी है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? उसको कैसे मतलब किस पैमाने में उसको अच्छा, वो नापा भी जाएगा जब कि बाय वो करता कैसे है, टैक्स देखिए देगा? वो भी जब बाय करता है, वो सारे टैक्सेस अदा करने के बाद ही तो प्रॉपर्टी सर, बाय जब वो करता है ना। बेचेगा तो उस पे भी तो सर, इनकम में मुनाफा तो आ रहा है ना? जो अभी का सेलर है
वो पहले बायर भी तो था ना, वो सारे टैक्सेस देता है। यानी कि जब आप एक कमर्शियल बिल्डिंग बनती है, वो पहले तो वो खुद टैक्स देता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके बाद जो उसे परचेज करते हैं वो सारे वो टैक्सेस देते हैं, जिसमें सेलर पे भी प्रोजेक्ट है, परचेजर पे भी है। टाउन टैक्स जो देता है वो सेलर देता है, बायर नहीं देता। इसके साथ साथ जो एडवांस विद होल्डिंग टैक्स है वो भी सेलर देता है। अच्छा, अब देखें, चूंकि इकोनॉमी में बात हो रही है तो हम सम अप करें इसको कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के असासे क्या हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा आपका यूथ है। आपकी 25 करोड़ आबादी है, जिसमें 60% आपका यूथ है, और आप यूथ को एक्सपोर्ट करें। अब एक्सपोर्ट कैसे करेंगे आप? उनको आप स्किल्स पर्सन बनाएं, उनको तालीम दें। तालीम किसकी दें? दुनिया में ज़रूरत किसकी है? प्लम्बर्स की ज़रूरत है। दुनिया में ज़रूरत किसकी है? इलेक्ट्रिशियंस की ज़रूरत है। दुनिया में ज़रूरत किसकी है? नर्सिस की ज़रूरत है, चाहे जेंट्स नर्सिस हों चाहे लेडीज़ नर्सिस हों, और आईटी माहिरीन की ज़रूरत है। इनको तालीम दे, तालीम के बजट के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा लगाएं और अपनी यूथ को दुनिया में एक्सपोर्ट करें। आपके जो रेमिटेंसेस अभी $35 बिलियन ने, ये वैसे ही $70 बिलियन बन जाएंगे, और इसको इस्तेमाल करें। ये हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए। उसके बाद सेकंड आपका असासा क्या है? आपकी रियल इस्टेट है, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ रेमिटेंसेस बेचते हैं, उसमें से ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 60% आपकी रियल इस्टेट की मार्केट में लगते हैं। 60% का मीन्स $35 बिलियन अगर लास्ट ईयर आए तो $21 बिलियन बनते हैं। तो आप अपनी रियल इस्टेट मार्केट को आप पूरी दुनिया में इनहांस करें। आपके 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी इतना पैसा इस मुल्क में लगा देंगे कि आपकी सारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, क्योंकि हम रियल एस्टेट को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टेड किस लिए होनी चाहिए? कि आपकी इंडस्ट्री चले। आपकी सारी इंडस्ट्री चल जाएगी, यकीन करें। और पाकिस्तान का 7 लाख घरों का शॉर्टफॉल है। अगर 7 लाख घर की आप कैलकुलेशन करते हैं, एक नॉर्मल जो घर बनता है, ये $60-70 बिलियन की इकोनॉमी बनती है, जो लेबर को भी जाएगी, जो इंडस्ट्री को भी जाएगी, जो हर शख्स को जाएगी। आपकी सारी इंडस्ट्री चल जाएगी। ये 2 आसान शोबे हैं जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी चल सकती है। और दुबई इसकी वाहिद मिसाल है। और तीसरा जो है दुबई इसकी वाहिद मिसाल है। हाँ, दुबई उसकी वाहिद मिसाल है, बिल्कुल बिलाल भाई ठीक कह रहे हैं। और तीसरा है आपकी ज़राअत। आपने इस दफा ज़राअत के साथ जुल्म किया है। ज़राअत जो हमारा किसान है वो रो पड़ा है, और उसकी जो खासकर लाइफ स्टाइल हो गई या पाकिस्तान की जो मेन क्रॉप्स थी उनमें कमी आई है। आप $3 बिलियन की गंदम मंगाते हैं, भाई क्यों मंगवाते हैं आप $3 बिलियन की गंदम या कपास? आपकी मेन फसल है। आपकी जो इकोनॉमी है कपास के साथ मुंसलिक है। आपकी टेक्सटाइल सबसे बड़ी बरामदात है आपकी। आप अपने मुल्क में कपास क्यों नहीं पैदा करते? उनको जो है सब्सिडी क्यों नहीं देते? ज़राअत को ठीक करें। ये आपके मुल्क की क्रॉप है, आपकी ज़मीन पे उगेगी, और पाकिस्तान इन तीन मेन चीज़ों से तरक्की करेगा। और यही इनको आपने देखना है। इस पे इंडस्ट्री भी चल जाएगी, ज़राअत भी चल जाएगी। बात ये है कि, और जब आपकी रहमान साहब बात ये है कि सिंपल सी बात ये है कि हम ये बातें मेरे ख्याल में मैं एक तवील अरसे से सुनता आ रहा हूँ। जो आप बातें कर रहे हैं, तो या तो हुकूमत हमारी अंधी है या बहरी है, दो में से कोई एक बात है। और इंडस्ट्रीज भी, फारूक साहब आप लोग भी कॉस्ट ऑफ डूइंग, पानी, बिजली, सड़कें, अमन सब कुछ करते रहे ना। आपके गुज़श्ता महीने मैंने सुना काटी के चेयरमैन जुनैद नकी साहब फैमिली के साथ जा रहे थे, वो लूट गए। जी बिल्कुल। तो कोरंगी में, तो कहने का मकसद ये है कि आप सनतकार भी महफूज नहीं है। सिंपल सी बात बता दीजिए कि कराची शहर के अंदर क्राइम को ख़त्म करने में गैर जो मकामी अफराद उनका कितना किरदार है? सर देखें, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया बिलाल भाई, कि जो गैर मुल्की तारकीन हैं इन्होंने कराची में गंद मचाया हुआ है। कराची देखें, कराची का कोई वाली वारिस ही नहीं है। हर कोई आके कराची पे अपना वो तो जमा रहा है कि कराची मेरा है, लेकिन कराची के लिए कर कोई नहीं रहा। कराची को सिटी आज तक किसी ने माना ही नहीं, ना हमारी गवर्नमेंट ने माना है, ना हमारी अवाम ने माना है। आप अगर आबादियों में जाके देखें तो एक इतनी सी जगह भाई हमारे बैठे हुए हैं, उनको 100 गज जगह देते तो वो 4-5 गज आगे उसने ज़रूर कब्जा कर लेना है। हमारी गवर्नमेंट को ये एक कानून बनाना चाहिए कि भाई दुनिया में देखें, जब तक आप कोई भी, अगेन मैं देखें, मैं बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों करता हूँ, कानून की क्यों करता हूँ, क्योंकि इसी में ही हमारे राह निजात है। जब तक कानून सही नहीं होगा, जब तक किसी चीज़ को पकड़ा नहीं जाएगा, जब हर आदमी की पकड़ नहीं होगी गलत आदमी की, उस वक्त तक ये जुर्म होते रहेंगे। कानून है भी तो उसकी अमलदारी नहीं है। कराची ऐसे ही बिगड़ता रहेगा, कराची ऐसे ही खराब होता रहेगा। प्रोग्राम किया गया था, कैमरे लगेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं बनेगा। आप हजारों कैमरे लगा ले, कुछ भी देखिए कैमरे किसने करना है? मुजरिम पकड़ा, थाने में गया,
पैसे छूट दिए गया। छूट गया। तो जब तक उसको अदालतों में गया, थाने वालों ने चले, थाने वालों ने नहीं, मैं ईमानदारी ये की, पूछना उन्होंने चाह रहा वहाँ हूँ, भेज मैं दिया, वहाँ से ये जमानत हो गई। पूछना चाह रहा हूँ, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया या आपका सेक्टर 7 जो आपका सेक्टर 7 है। सेक्टर 7 जो आपका टैनरीज का जो सेक्टर कहलाता है, एक ह्यूज मतलब के जगह पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वजह है कि तवील अरसे से आप लोग ये सब बातें करते रहते हैं, बल्कि मिनिस्टरों को अपने ऑफिस में बुला के खाना भी खिलाते हैं और सब कुछ होता है, लेकिन क्यों नहीं ये मामले हल होता है? क्या वजह है? वादे या ये कि कराची शहर से इंडस्ट्रीज को यहाँ से शिफ्ट करने के लिए एक पूरी सिंसियर नहीं, बिलाल भाई जो सिंसियर लोग नहीं है हमारा जो पंजाब शिफ्ट हो politician, रहे हैं, हमारी और मेरा अपना दातिरा ईमानदारी की वजह, अगर बलूचिस्तान में अमन अमान आ गया ना, जी जिस दिन बलूचिस्तान में अमन अमान आ गया ना, आपकी कराची की तकरीबन इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल कराची की इंडस्ट्री का, कराची का जो बिजनेसमैन है वो मजबूर है बेचारा, उसको जैसे ही मौका मिलता है वो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि पंजाब फेडरेशन हाउस में सफार भुट्टी आए थे अभी मेरे ख्याल में 1-2 महीना पहले, सफार भुट्टी वज़ीर बलूचिस्तान, उन्होंने खुली ऑफर दी। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान, वन विंडो, आपको कोई प्रॉब्लम है आप छोड़ें सारे मिनिस्टरों को। आप मुझसे बोले क्या मसला है? एक वहाँ पर इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने एक प्रथम बताया हब का मसला था, हब जो इंडस्ट्री एरिया, उन्होंने वहीं बैठ के वहाँ से फ़ोन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उन्होंने फ़ोन किया अथॉरिटी को, और उनका मसला 1 घंटे में हल हो गया। तो कहने का मतलब हम इतनी मुराद देने को वो तैयार हैं, लेकिन वहाँ के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? आमरोमान। देखिए बिलाल भाई, अब नौमान एक जो आपने मकामी गैर मकामी की बात की, देखें जब आप दुनिया अच्छा मेरी बात सुन ले एक मिनट, मेरे पास टाइम नहीं रहता। अब आप ये जो बात कर रहे हैं ना, ये आखिरी बात होगी, मतलब ये कि आप इसमें पैगाम भी दे देंगे, मताल भी कर देंगे। देखें ये आप दुनिया के जो मेगा सिटीज़ हैं, आप बीजिंग चले जाएं, शंघाई चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, लंदन चले जाएं, वहाँ पर आधी से, दुबई चले जाएं, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन गैर मुकामी आती है, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ मुल्कों से आती है। लेकिन अमन व अमान रखने की ज़िम्मेदारी किसकी है? जो करंट गवर्नमेंट जो हुक्मरानी करती है उसकी ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल करेगी। वो कैसे करेगी? जब मेरिट पे एसएचओ लगेगा, जब मेरिट पे डीआईजी लगेगा, जब मेरिट पे एसएसपी लगेगा, जब मेरिट पे एसपी लगेगा, जब मेरिट पे सारे काम होंगे, तो फिर जो है ये लॉ एंड खुद ब खुद कंट्रोल होगा, और जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ अदालतें उनको सजाएं भी देंगी और उनकी प्रोसिक्यूशन भी ठीक होगी। तो ये सारा मसला खुद बहुत खत्म होगा। अगर आप बीजिंग में चले जाएं, आप शंघाई में चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, तो वहाँ कानून की हुक्मरानी है, वहाँ पर उनका कोई वज़ीर-ए-आज़म भी है। यहाँ तो हुदूद का मामला आ जाता है कि हमारी हुदूद में वारदात नहीं हुई, फलां ऐसे चल हुदूद में वारदात हुई। अब क्या मुतालबात, क्या फौरी तौर पर 2 लफ्ज़ों में बताएं। सर मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही करें, अपने अखराजात कम करें और अवाम को रिलीफ दें। अवाम को रिलीफ देंगे, मुल्क तरक्की करेगा। मेरा ख्याल है टाइम खत्म हो गया है, वहाँ से खा जा बिल्कुल रहा है। टाइम हो गया है। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रहमान साहब आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। फारूक साहब आपने हमें ज्वाइन किया, और बिलाल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप Thank you. हमारे साथ मुस्तकिल मौजूद हैं। Thank और you. नाज़रीन, कल एक और सेशन होगा बजट के ऊपर, और कल का सेशन बहुत अहम होगा क्योंकि तमाम बजट हमारे सामने आ चुके होंगे। तमाम तजावीज़ गवर्नमेंट की, वफाकी गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की, केपी गवर्नमेंट की, पंजाब के हमारे सामने आ चुकी होंगी। कल एक और सेशन होगा बजट का, वो बहुत अहम होगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके लिए भी गालबन, वो ज़रूर आप देखिएगा, हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, ट्रांसमिशन से आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।